इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी जानकारी के खजाने को खोलने वाले हैं जो आमतौर पर सिर्फ एकेडमिक दायरों तक ही सीमित रह जाता है। हाँ, और ये सच में एक खजाना ही है। बिल्कुल। आज का हमारा स्रोत है सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस 2026 एग्जामिनेशन ब्लूप्रिंट। और इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के सबसे अहम और हाई वेटेज मुद्दों का पूरा संग्रह है। जी, पर शुरुआत में ही श्रोताओं को ये क्लियर कर देना जरूरी है कि इस चर्चा का उद्देश्य बिल्कुल भी किसी परीक्षा की तैयारी करना नहीं है। वही तो, लोग अक्सर सोचते हैं कि सोशल साइंस थोड़ा बोरिंग होता है या सिर्फ रटने वाली चीज है। जबकि असल में ये समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के काम करने के तरीके का ब्लूप्रिंट है। जो भी कम समय में सटीक और ठोस जानकारी चाहता है, उसके लिए ये एक बेहतरीन चर्चा होने वाली है। एकदम सही था। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर इन मुद्दों की कड़ियां आपस में जोड़ दी जाएं, तो ये किसी थ्रिलर कहानी से कम नहीं लगती। तो चलिए इस पूरे विषय को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। चलिए, और ये जो ब्लूप्रिंट है ना, इसे ध्यान से देखें तो ये पिछले कई सालों के ट्रेंड्स और एक्सपर्ट्स की आगे की भविष्यवाणियों का निचोड़ है। आज जहां इंफॉर्मेशन का इतना ओवरलोड है, वहां ये हमें सबसे जरूरी बातों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। तो इस एनालिटिकल सफर की शुरुआत इतिहास से करते हैं, विशेष रूप से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस मटेरियल में एक बहुत ही हैवीवेट नाम आता है, ऑटो वन बिस्मार्क। ओ हाँ, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण की जब भी बात आती है, इनका नाम सबसे पहले आता है। हाँ, और उनकी एक बड़ी मशहूर नीति थी, ब्लड एंड आयरन, रक्त और लौह की नीति। अब प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने ये जो अप्रोच अपनाई, वो थोड़ी रूथलेसनेस को ग्लोरीफाई करती हुई नहीं लगती। देखिए, इसे समझने के लिए उस वक्त की रियल पॉलिटिक को देखना होगा। बिस्मार्क का मानना था कि देश के बड़े फैसले भाषणों से नहीं, बल्कि ताकत से होते हैं। उन्होंने लगातार 3 प्रमुख युद्ध लड़े। 1864 में डेनमार्क के खिलाफ, राइट? बिल्कुल, 1864 में डेनमार्क और 1866 में ऑस्ट्रिया और फिर 1870-71 में फ्रांस के खिलाफ। इन युद्धों के बाद ही बिखरे हुए जर्मन राज्यों को एक ऐसी शक्ति के रूप में खड़ा किया जा सका जिसने यूरोप का नक्शा बदल दिया। और इसका सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्शन तो तब हुआ जब 1871 में वर्साई में काइजर विल्हेम प्रथम को नए जर्मन एम्पायर का प्रमुख घोषित किया गया। हाँ, दुश्मन के महल में घुसकर अपनी ताकत का डंका बजाना, ये मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट का एक कारकाश पर सफल उदाहरण था। सच में। लेकिन इतिहास के इस दौर में एक और पहलू है जो अक्सर छिप जाता है, और ब्लूप्रिंट ने उस पर बहुत अच्छी रोशनी डाली है। वो है राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका। ये एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे आंदोलनों में महिलाओं ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया, पॉलिटिकल क्लब्स बनाए। पर जब नए लोकतंत्र बनने शुरू हुए, तो उन्हें पूर्ण नागरिकता या वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। ये कितनी अजीब बात है। वही तो। सो व्हाट इनसाइट यहाँ ये मिलती है कि अर्ली डेमोक्रेसीज में एक दोगलापन था। बराबरी की मांग की गई, खून बहाया गया, पर बाद में उन्हें किनारे कर दिया गया। और इससे भी ज्यादा अजीब तथ्य ये है कि राष्ट्र के प्रतीक के रूप में महिलाओं की ही छवियों का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल, जैसे फ्रांस में मैरियन और जर्मनी में जर्मेनिया। एलेगोरीज के रूप में औरत एक देवी है, पर असली जिंदगी में उसके पास संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये डिस्कनेक्ट सोचने पर मजबूर करता है। अब अगर यूरोप से निकलकर अपने देश की तरफ मुड़ें, तो इस टेक्स्ट में महात्मा गांधी के आंदोलनों को एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया गया है। हाँ, 1920s के दौर का असहयोग आंदोलन, जिसके पीछे के कारण काफी गहरे थे। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग का हत्याकांड और खिलाफत का मुद्दा। और इसका उद्देश्य था अहिंसक तरीके से ब्रिटिश मुद्दों जैसे स्कूल्स, कोर्ट्स और गुड्स का बॉयकॉट करके स्वराज पाना। इसने हिंदू मुस्लिम एकता को भी बहुत बढ़ावा दिया। पर 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद इसे वापस ले लिया गया। लोग हैरान थे कि जब सब इतना बढ़िया चल रहा था, तो पीछे क्यों हट गए। सतह पर ये एक बैकवर्ड स्टेप लग सकता है, पर यहीं पर सत्याग्रह का असली अर्थ समझ में आता है। सत्याग्रह मतलब सत्य और आग्रह, यानी ट्रूथ और फोर्स। हाँ, ये अहिंसा और सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस का तरीका है। बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए अन्याय से लड़ना। चौरी चौरा में हिंसा हुई तो गांधी जी समझ गए कि लोग अभी पूरी तरह ट्रेंड नहीं हैं। तो इसका मतलब ये बस चिढ़कर विरोध करना नहीं था, ये एक हाईली डिसिप्लिन्ड अस्त्र था।
एकदम सही। इसके शुरुआती सफल उदाहरण देखें तो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स हैं। इसने ग्राउंड लेवल पर लोगों की भागीदारी तय की। अब जब जमीन और ग्राउंड लेवल की बात हो ही रही है तो चलिए भूगोल की तरफ चलते हैं। इस डॉक्यूमेंट में भारत के प्रमुख फसलों मौसमों पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, खरीफ, रबी और जायद ये सिर्फ मौसम नहीं है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। मैं भी यही सोच रहा था कि आम जीवन से इनका कितना गहरा कनेक्शन है। जैसे खरीफ, जो बारिश का मौसम होता है, जून से अक्टूबर, इसमें चावल, मक्का और कपास उगाया जाता है। और फिर आती है रबी की फसल, सर्दियों में, अक्टूबर से मार्च तक, जिसमें गेहूं, जौ और सरसों जैसे अहम क्रॉप्स आते हैं। और गर्मियों में, मार्च से जून के बीच जायद की फसल, तरबूज, खीरा और बाकी सब्जियां। बिल्कुल। ये फसल चक्र हमारी फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमी दोनों को ड्राइव करते हैं। इनके अलावा एक और नेचुरल रिसोर्स है जो देश को खड़ा रखता है, लौह अयस्क या आयरन ओर। ओ हाँ, इस ब्लूप्रिंट में 3 प्रमुख आयरन ओर बेल्ट्स की जानकारी है। जी, पहला है ओडिशा झारखंड बेल्ट, जहां हाई ग्रेड हेमेटाइट मिलता है। दूसरा, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, जहां वेरी हाई ग्रेड अयस्क होता है। और तीसरा शायद साउथ में है। हाँ, बलारी, चित्रदुर्गा, चिकमगलुरु, तुमाकुरु बेल्ट कर्नाटका में। यहाँ इसके विशाल भंडार हैं। इन्हीं बेल्ट्स के आसपास हेवी इंडस्ट्रीज विकसित हुई हैं। ये भूगोल और इंडस्ट्रियल पावर का सीधा कनेक्शन है। वैसे कृषि से जुड़ी एक और दिलचस्प चीज इसमें कपास या कॉटन है। इसे वंडर फाइबर कहा गया है क्योंकि ये वर्सेटाइल, ब्रीदेबल और एब्जॉर्बेंट होता है। हाँ, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। पर यहाँ एक विरोधाभास है। पानी की जरूरत? सही पकड़ा। कपास उगाने के लिए काफी पानी चाहिए होता है और कृषि और जीवन दोनों के लिए पानी अनिवार्य है। इसलिए जल संरक्षण इतना क्रिटिकल मुद्दा बन जाता है। टेक्स्ट में इसके कुछ स्पेसिफिक कदम भी बताए गए हैं, जैसे तमिलनाडु में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट, भकरा नंगल जैसे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स और आज के वक्त में जल जीवन मिशन, ये सब सर्वाइव करने के लिए बेहद जरूरी हैं। बिल्कुल। और इन रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन से हम एक और डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी नागरिक शास्त्र, सिविक्स। इसमें सत्ता की साझेदारी या पावर शेयरिंग का विषय सबसे अहम है। लोकतंत्र में आखिर पावर शेयरिंग इतनी जरूरी क्यों है? कुछ लोग कह सकते हैं कि इससे तो बस टकराव बढ़ेगा। देखिए, इसके 2 प्रमुख कारण बताए गए हैं, प्रूडेंशियल और मोरल। समझदारी इसमें है कि सत्ता बांटने से सामाजिक